तो उम्मीदों पर क्या खरा उतरा है बजट? क्योंकि बजट तो आ चुका है और बजट पर ही विश्लेषण यहां पर न्यूज 18 राजस्थान लगातार बड़े पैनल के साथ कर रहा है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं ले रहा है और साथ ही साथ अर्थशास्त्रियों के साथ और इकोनॉमी को जानने वाले विशेषज्ञों के साथ भी समझने जानने की कोशिश कर रहा है किसको क्या कुछ मिला है। और जाहिर तौर पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं। प्रताप राव भी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। खाशियावास को सुना होगा प्रताप जी, आपने कह रहे हैं कि गरीबी, भूखमरी और महंगाई को नहीं मिटा पाएगा ये बजट। ये बजट ऐसा है कि इसे बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा, समझ से परे। अब उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा, बताइए क्या है फिर बीजेपी? देखिए, प्रताप सिंह जी बहुत मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं खुद ही कह रहे थे वो कि मुझे बजट समझ में नहीं आ रहा। उनको, प्रताप सिंह जी को हर बात बहुत देर से समझ में आती है। अब आप लोगों ने बहुत जल्दी पूछ लिया बजट के बारे में, उनको समझ में नहीं आया है, इसलिए उनको पता नहीं लग रहा है। और वास्तव में देखा जाए तो पूरी की पूरी कांग्रेस की कहें तो पूरी की पूरी कांग्रेस से लबलेज है। क्या कह रहे हैं सुमित जी, किसको नहीं समझ में आया? पूरी रक्षा मंत्री जी को उन्होंने हटा दिया अपने सामने। क्या है ये इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ, हटाओ इसको सामने से। अच्छा, रक्षा मंत्री जी खुद कंफ्यूज है इस देश के। मैं तो कांग्रेस की कह रहा हूं, कांग्रेस को बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस को बिल्कुल समझ में आया है। हम सरदार मनमोहन सिंह जी के मानने वाले लोग हैं। कांग्रेस जब इस देश की जनता खुश होती है, इस देश की जनता जब खुश होती है, कांग्रेस मायूस हो जाती है। इस देश की जनता के प्रफुल्लित चेहरों को जब देखती है तो कांग्रेस डरने लग जाती है। कांग्रेस इस देश की जनता के खिलाफ है। कांग्रेस इस देश की जनता होती है तो कांग्रेस को परेशानी होती है। इस देश में जब सेना कहीं अचीवमेंट करती है तो परेशानी होती है। अरे हम तो आजादी के लिए लड़ रहे थे, जब तुम दलाली कर रहे थे। 1947 में पहुंच जाते हैं, 1947 से पहले पहुंच जाते हैं। प्रताप जी जरा ये बताइए, आज के बजट की हम बात कर रहे हैं, रोजगार सृजन का रोड मैप कहां दिखता है, ये बताइए कैसे देंगे रोजगार? देखिए, मैं एक चीज कह रहा हूं कि इस बजट के, जो कि लगभग 50.5 लाख करोड़ का बजट है, उस 50.5 लाख करोड़ में लगभग 11.25 लाख करोड़ तो केवल इंफ्रा पे लगाए गए हैं। लगभग 20%, जो कि आने वाले भारत के भविष्य को तैयार करेगा। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की जो एक महत्वाकांक्षा है, जो एक लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य की ओर ये सरकार इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ना चाह रही है। किस तरह से एमएसएमई सेक्टर के जो लोन की जो कैप है उसको बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है, कैसे स्टार्टअप के कैप को बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है, किस तरह से सपोर्ट किया गया है। लगभग 78 लाख जॉब क्रिएट करने की जो पूरी कोशिश की गई है। इन सब चीजों को देखते हुए साफ ये है कि भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री नहीं प्रताप जी, लेकिन एक चर्चा ये भी होती है कि आप कहते हैं कि कैपेक्स के जरिए ये एक रोजगार का आधार है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रहे हैं तो भैया पुल बनेगा, खंबे बनेंगे, सड़कें बनेंगी तो रोजगार मिलेगा। लेकिन उनका आधा काम तो यहाँ पर मशीन कर दे रही है, बुलडोजर आ जा रहे हैं। फिर सवाल ये हो जाता है कि कहां मिल पा रहा है रोजगार? नहीं ऐसे देखिए, बुलडोजर आ रहे हैं तो बुलडोजर भी तो सुनील साहब आ रहा हूं मैं आपके पास। बुलडोजर आ रहे हैं तो बुलडोजर बनाने वाली कंपनियां भी तो डेवलप होंगी। अगर मशीनरी आ रही है तो मशीनरी को बनाने वाली, मतलब बुलडोजर कंपनियां से बनवा के बुलडोजर चलवाओगे आप इस तरह से जो एक चेन सिस्टम है, वो चेन सिस्टम चलता है। आप ये सोचें कि आ रहा हूं सुनील सर, आ रहे हैं, अत्याधुनिक साधनों का उपयोग कर रहे हैं। जी रविंद्र जी, मुझे समय दिया जाए। मैं सुमित जी 1 मिनट आ रहा हूं, जरा एक्सपर्ट हमारे साथ हैं सुनील दत्त सर, जरा एक बार थोड़ा सा कुछ आप एड ऑन करना चाह रहे हैं या फिर कुछ क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं? मैं चाहूंगा आप उस पर जवाब दें, फिर सुमित गर्ग जी के पास जाएंगे। सुनील जी गो अहेड। जी, मैं सबसे बड़ा सवाल ये बताना चाहता हूं, जिसमें अभी तक सुबह से किसी भी एक्सपर्ट ने बात नहीं बोली कि लगभग 7 करोड़ लोग 12 लाख रुपए की आमदनी के टैक्स से मुक्त हो जाएंगे। इसके जो दूरगामी परिणाम है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में हमेशा अपने इनकम को लोअर पार्ट पे भरने की जो एक आदत थी, वो सब लोग 10 लाख तक की इनकम का टैक्स पे अपने आयकर की विवरणी भरना शुरू कर देंगे। जो 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक की विवरणी टैक्स रिटर्न भर रहे थे, वो 10 से 11 लाख पर आएंगे। उससे जीडीपी को बूस्ट मिलेगा। 7 करोड़ असेसी जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बाहर निकल जाएंगे तो आयकर विभाग हमारा बिल्कुल खाली हो जाएगा। सरकार भ्रष्टाचार में लगाम नहीं लगा पाई, लेकिन सरकार ने आयकर विभाग को साफ कर दिया बिल्कुल। और आप देखिए
2013 में जब मोदी सरकार ने 2 लाख रुपए में छूट शामिल पे 4 लाख 2013 में, आज हम 2025 में 12 लाख रुपए की छूट ले रहे हैं। इससे बड़ा सरकार क्या देगी? ये सारा पैसा जब देश की इकोनॉमी में घूमेगा तो आप एक कल्पना कीजिएगा कि देश की इकोनॉमी की जीडीपी कितनी बढ़ेगी। नहीं, मुझे समझाइए सुनील जी, कैसे घूमेगा ये इकोनॉमी का जो चक्र है, वो कैसे घूमेगा, मुझे ये भी समझाइए। सेविंग कितनी हो रही है इससे, ये भी समझाइए। मैं वही मैडम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज मान लो मेरे पास 1.25 लाख रुपए टैक्स की बचत हो गई, 12 लाख रुपए जो आज इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहा है, तो 25 लाख तक के लोगों को 1.25 लाख रुपए तक के टैक्स का फायदा होगा। 12 लाख तक जो लोग टैक्स दे रहे उसकी बचत हो गई। वो बचत क्या करेगा? या तो बैंक में डालेगा या म्यूचुअल फंड में डालेगा, प्रॉपर्टी में लेगा, कपड़ा खरीदेगा। सही बात, सुमित गर्ग जी की बात चलेंगे। सवाल मेरा बहुत करेगा वो पैसा नहीं रहेगा सर, तो फिर वो मार्केट में पैसा जा पाएगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं होगा, महंगाई के मोर्चे पर अगर राहत नहीं मिलेगी तो वो ये कहना चाह रही हैं कि जो पैसा बचेगा अगर वो मार्केट में खपत होती है उसकी, तो इन्फ्लेशन का रेट बढ़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। वो कैसे कंट्रोल? सर नहीं बढ़ेगी, उसकी वजह बताता हूं मैं। कि अब पब्लिक समझदार हो गई है, पब्लिक हमेशा इन्वेस्टिंग नेचर में आ गई है। पहले पब्लिक हमारी सेविंग नेचर में थी, वो बैंकों में एफडी के ऊपर जाती थी। आज हमारे हिंदुस्तान के जो शेयर बाजार के जो लोग हैं, जो म्यूचुअल फंड है, उन्होंने एसआईपी की इतनी जबरदस्त मार्केटिंग कर दी है कि घर घर में एसआईपी के अकाउंट। ठीक है, सुमित जी से मैं जाता हूं और समझने की कोशिश करता हूं। सुमित जी, भाई मौजूदा स्थिति में लिक्विडिटी क्रंच इस अर्थव्यवस्था में है हमारे देश में, ये एक बड़ा सवाल था। एक तो लोग सेविंग कम कर रहे हैं, बैंक में कम अपना पार्क कर रहे हैं पैसा, और दूसरी तरफ शेयर मार्केट से भी पिछले दिनों की जो स्थिति थी उससे पैसा बाहर निकाल रहे हैं। अब ये एक्सपर्ट सुनील दत्त साहब ने ये कहा, आ रहा हूं सर एक मिनट। सुनील दत्त जी का यह कहना कि करीब करीब 6-7 करोड़ टैक्स पेयर्स अब टैक्स के दायरे से बाहर आ जाएंगे, जिनकी 10 लाख तक की सैलरी है। अब वो जो पैसा होगा या तो बैंक में रखेगा या फिर उसके बाद वो उसको खर्च करेगा, अपने कुछ एक्स्ट्रा सामान खरीदेगा, अपनी जरूरतों को और पूरा करेगा, शेयर मार्केट में लगाएगा, म्यूचुअल फंड में लगाएगा। इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है वो बढ़ेगी, और उनका यह भी दावा है कि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की दर कंट्रोल में रहेगी। तो यह बुरा क्यों मान रहे हैं आप? नहीं रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं एक करेक्शन कर दूं सुनील जी की बात का, और ये मेरे डेटा नहीं है, कल वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा जी ने कहा है कि इस देश में 10 करोड़ लोग जो हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, उसमें से केवल 4 करोड़ टैक्स पेयर हैं। तो वो 7 करोड़ नहीं है, लगभग 4 करोड़ लोग हैं। अब बात आएगी प्रताप जी की। प्रताप जी ने कहा कांग्रेस रुदाली कर रही है। प्रताप जी अभी डाउनलोड किया मैंने भी, सुन लीजिए ना, आपका समय हो तो सुन लीजिए। फिर जयंत सिन्हा को कोट कर रहा हूं ना मैं, जयंत सिन्हा गलत बोल के गए देश के सामने। ठीक है, प्रताप जी ने कहा कांग्रेस रुदाली कर रही है। रविंद्र जी, हम रुदाली नहीं कर रहे, रुदाली कर रहा है इस देश का मार्केट, बीएसई, एनएसई। संदीप जी ने कहा वो रिएक्टिव होता है, बिल्कुल रिएक्टिव है, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबल है, समझदार है, वो जानता है इस देश की अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है, इसलिए इस देश का बजट गिर रहा है। लेकिन सुमित जी, हम चाह रहे हैं कि ये भी आंकड़ा आप दे दीजिए, ये भी आंकड़ा दे दीजिए। जो 4 करोड़ आपने कहा 10 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उनमें मैंने नहीं कहा, ये जयंत सिन्हा जी का बयान कोट कर रहा हूं। मैं उन्हीं को ही कोट करते हुए आपके हवाले से बोल रहा हूं। अब 6 करोड़ का मतलब यह हुआ कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं लेकिन उनका टैक्स बनता नहीं है, 4 करोड़ टैक्स के दायरे में आती हैं। अब यह भी आंकड़ा दे दीजिए ना कि 10 लाख तक की पर एनम सैलरी पाने वाले इन 4 करोड़ में से कितने हैं? नहीं, ये आज की तारीख में अभी इस वक्त ये आंकड़ा मेरे पास नहीं है। मैं फिर वापस आ जाता हूं अपनी पुरानी बात पर, जो मनु जी ने बीच में टोक के रख दी थी। बात ये थी कि मैं ये कह रहा था ये टैक्स ये फिजिकल डेफिसिट है वो कैसे पूरा होगा। रविंद्र जी, मैं बता देता हूं आपको, 2014 तक जब हमारी सरकार थी, तब हम जो टोटल टैक्सेशन था उसमें 58% कॉर्पोरेट का हिस्सा हुआ करता था और 46% इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस के हिसाब से पब्लिक से लेते थे। आज इन्होंने इसको जस्ट रिवर्स कर दिया है, तो अब ये वापस ज्यादा कम होगा तो कॉर्पोरेट का बढ़ाना पड़ेगा, कॉर्पोरेट का बढ़ाएगा तो वापस जनता पे आएगा, कॉर्पोरेट का ये बढ़ा नहीं पाएंगे। तो ये पूरा गोलमोल है, ये केवल सनसनी फैलाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। बात हुई कि साहब 4 करोड़ लोगों की भी बात मान लूं, अब मैं आता हूं खाद्य सुरक्षा की बात पे। 85 करोड़ लोग इस देश में खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत अपना रोटी रोजी ले पा रहे हैं।
आपने उनके लिए कुछ नहीं कहा कि उनका जीवन स्तर कैसे बढ़ाएंगे, कुछ नहीं कहा। किसान जो है दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दिए बैठा है, वो कहता है एमएसपी दे दो, वो एमएसपी पे वित्त मंत्री कुछ नहीं बोली। 70% देश का किसान लोन पर ऋण है। हम चाहते थे कि ये ऋण आकांक्षाओं का बजट है, ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। लेकिन मैं दो चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उन रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे, उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। आज देश विकास भी विरासत भी इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। साथ ही
भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसमें से अमृत निचोड़ने का भी काम होगा। साथियों, बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। साथियों, इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज को, छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टेक, लेदर, फुटवियर, टॉय इंडस्ट्री जैसे अनेक सेक्टर्स को विशेष समर्थन दिया गया है। लक्ष्य साफ है कि भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अपनी चमक बिखेर सके। साथियों, राज्यों में इन्वेस्टमेंट का एक वाइब्रेंट कॉम्पिटिटिव माहौल बने, इस पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी को दोगुना करने की घोषणा भी हुई है। देश के एससी, एसटी और महिला जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं उनको 2 करोड़ रुपए तक के लोन की योजना भी लाई गई है और वो भी बिना गारंटी। इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गीग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। पहली बार गीग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद इन साथियों को स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिलेगा। ये डिग्निटी ऑफ लेबर, इसके प्रति श्रम एव जयते के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है। रेगुलेटरी रिफॉर्म से लेकर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, जन विश्वास 2.0 जैसे कदमों से मिनिमम गवर्नमेंट और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के हमारे कमिटमेंट को और बल मिलेगा। साथियों, ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशियल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी देशवासियों को एक बार फिर इस ऐतिहासिक
पीपल्स बजट की बधाई देता हूं और फिर एक बार वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बजट मिडिल क्लास की जेब भारी करेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को तेजी देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर सराहना की है और साथ ही उन्होंने कहा कि